आशा जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको 88 बर्थडे की। मैं आपको 88 इयर्स ओल्ड नहीं, आपको मैं 88 इयर्स यंग कहूंगा, क्योंकि आप पूरे देश के लिए एवरग्रीन है। योर एवरग्रीन आशा। आपने खुद कहा कि यू फील लाइक 40 इयर्स ओल्ड। मैं क्या आशा जी, ये आपकी एनर्जी का राज क्या है? आप अभी भी यूट्यूब पे इतने एक्टिव हैं, आप अपने फैन से बात करती हैं। रिकॉर्डिंग भी करते हैं। ये राज कुछ नहीं है, मैं बचपन से ऐसी हूँ। बचपन से ऐसी हूँ कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। बचपन से ऐसा लगता है कि दिन आता है तो बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही बीतेगा, सब ऐसे ही विचार है। तो इस विचार की वजह से मेरा ख्याल है मैं बहुत ठीक लग रही हूँ अभी तक। क्या अलग होंगे सेलिब्रेशन इस बार जन्मदिन पर, क्योंकि हम पेंडेमिक में हैं? अब क्या बर्थडे मनाने का, बर्थडे तो बच्चों के लिए होता है, यंगस्टर के लिए होता है, नाचते हैं कूदते हैं क्या क्या करते हैं, हमारे लिए क्या है अभी बर्थडे। कंग्रेचुलेशन अगेन फॉर द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। हालांकि आपको पद्म विभूषण, देश का हाईएस्ट ऑनर, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, आपको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। पर क्या ये अवार्ड स्पेशल है क्योंकि ये आपकी होम स्टेट महाराष्ट्र से है? देखिए मैं तो हूँ महाराष्ट्रियन, मराठी हूँ, और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है मेरा। वैसे गोवा में जन्म हुआ, गोवा के हमें, लेकिन महाराष्ट्र है। और मैं सारे हिंदुस्तान की हूँ। सारे हिंदुस्तान में मैं हर जबान के गाने गाती हूँ, हर जबान पे लोगों से मिलती हूँ, शो करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ। लेकिन मैका अपना होता है, जो माँ का घर होता है वो अलग होता है। वैसे महाराष्ट्र मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि मैं मराठी हूँ, और उसका अवार्ड जब मिला है मुझे तो मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिला तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने शुरू की, जिनके वो पितामह हैं, उनका जब अवार्ड मिला तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि देखिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो हम कहाँ होते हम कहाँ होते। सारी दुनिया के लिए फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज है और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और महाराष्ट्र अवार्ड जैसा है गवर्नमेंट का, वो बहुत प्रिय है मेरे। तो कोई फेवरेट मराठी गाना है आपका जो आप जन्मदिन के अवसर पे सुनती या गाती हैं? मैं सुबह एक गाना कुछ याद आता है, बहुत पुराना गाना याद आता है मुझे। मुझे आश्चर्य होता है ये गाना कहाँ है, आ गया। तो ऐसे मैं गुनगुनाती रहती हूँ। लेकिन ऐसे जन्मदिन का गाना ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं गाना, सारे गाने खास है मेरे। दूसरों के गाने, मेरा अपना गाना खुद का नहीं गाती हूँ मैं, लेकिन दूसरों के गाने गाती हूँ। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात के मगन, जरा जीने दो। ऐसे गाने गाती रहती हूँ। हालांकि मेरे को बहुत सारे सवाल है, मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। अच्छा, योर फादर वाज अ म्यूजिशियन, डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ ग्रोइंग अप इन सांगली? आपका 13 कमरे का घर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको याद है आपका सांगली का घर? बिल्कुल याद है। मैं 4 साल की थी और मुझे बहुत छोटपन की बातें याद हैं। जैसे दीदी का तानपुरा लेके 5 बजे गाना गाने के लिए बैठना, उसकी आवाज से हम उठ जाते थे। फिर उसकी मूर्ति सामने मेरे दिखती है अभी तक, लंबी चोटियां नीचे पड़ी हुई है, और वो तानपुरा उससे 4 गुना बड़ा तानपुरा हाथ में लगा लगा के बैठती थी। तो मैं तानपुरे को, जो भोपला होता है ना, भोपला मतलब कद्दू होता है, वो कद्दू का होता है, उसको कान लगा के मैं सो जाती थी वापस। वो याद है, पिताजी याद है। और हमारे घर में बहुत लोग थे, बहुत दूध उस वक्त आता था, और बड़े पतीले में दूध गर्म होके 3 बजे तक ठंडा हो जाता था। इतनी थिक मलाई आती थी,
वो सारी मलाई मैं खा जाती थी। मुझे लगता है मेरे अच्छा दिखने का राज जो है वो मलाई और दूध है। आजकल दूध बच्चों को पीने नहीं देते हैं और कोई वेगन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है आजकल दुनिया में, मैं देखती हूँ वेगन बोलते हैं क्या क्या। और मैंने तो बहुत दूध पिया और कच्चा दूध भी पिया और मलाई खाई है, बहुत मलाई खाई है। मुझे ऐसा लगता है मेरी हड्डियां जो है उस मलाई से मजबूत है। आवाज भी। हाँ, वो घर मुझे पूरा याद है, बचपना याद है उसमें। आप कुछ समय कोल्हापुर शहर में भी रही थी। कोल्हापुर बाबूराव पेंटर का शहर है। कैसा रिश्ता था आपका कोल्हापुर शहर से, आशा जी? वी शांताराम वाज योर फादर एसोसिएट। कोल्हापुर में हमने उनकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो शकुंतला थी, और शकुंतला पिक्चर आई थी उनकी और हमें बहुत अच्छी लगी थी। और हम लोग पद्मा थिएटर था वहां पर, एक इंग्लिश पिक्चर आती थी और उसमें 3 दिन में पिक्चर चेंज होती थी, क्योंकि कोल्हापुर में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं था। वो जमाना आज से 70-80 साल पहले की बात है। तो वो पिक्चर हम इंग्लिश पिक्चर तब देखा करते थे, बहुत मामूली आप टिकट। भी देखने गई थी एक, जब आपकी मम्मी ने आपको हाँ, बोल बहुत दिया था? बहुत पिक्चर देखती थी, इंग्लिश इंग्लिश पिक्चरें देखती थी उस वक्त। मुझे अच्छा लगा था कि ये स्टाइल अलग है, कुछ हमारे क्लासिकल से ये स्टाइल अलग है। नाट्य संगीत हम गाया करते थे क्लासिकल, लेकिन ये स्टाइल अलग है। और मैं काफी बचपन से ही मुझे नई नई चीजें करने का शौक है और चैलेंज लेना मेरा शौक है, चैलेंज लेती हूँ मैं। तो लाइफ का ये जो चैलेंज था मेरा पहला, जो इंग्लिश गाना, इंग्लिश समझते नहीं थे हम लोग, लेकिन सुर को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, सुर सुर होते हैं, तो स्टाइल होता है, रिदम होता है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता था और मैं गाती थी। बस ला 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 करके गाते थे, लेकिन इंग्लिश तरह क्या गाते हैं, ला 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 ला, ये करना हमारे संगीत में मना है। तो मैं वो कर किया करती थी और सबके डांट खाती थी कि ये क्या कर रही हो। तो बचपन से मेरे को वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो स्पेनिश म्यूजिक है और अफ्रीकन म्यूजिक, जो भी म्यूजिक है, मुझे अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे गाने पे भी उसका असर होता है। क्योंकि आप बचपन से पली बड़ी थे म्यूजिक में, एक ऐसे घर में जहाँ पे आपके फादर वाज अ म्यूजिशियन। अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होती तो कौन सा होती? इंस्ट्रूमेंट सितार अच्छा लगता है बजाना, मतलब उसका जो अ, नाद होता है वो, और जो वो बहुत अच्छा, जैसे विलायत हुसैन, रविशंकर जी, मतलब बहुत कलाकार हो चुके इसमें, तो मुझे अच्छा लगता है सितार में। आशा जी, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार बहुत मजाक करते थे। क्या कभी आपको कोई ऐसा किस्सा याद है जहाँ एक रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने आपको हंसाने की कोशिश की हो, जब आपकी बारी हो गाने पे? बहुत बार होता था वो, बहुत बार होता था। वो मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं बिस्किट खाती थी, खाना नहीं खाती थी मैं रिकॉर्डिंग में। ये घर का खाना बोलते हैं लोग, बाहर का तो खाने के बाद गला ठीक नहीं रहता है और वजन भारी भी हो जाता है। तो मैं खाती थी बिस्किट हमेशा। तो वो मेरे को सामने मेरा बिस्किट लेके, मैं गाना गाती थी तो मेरे को आधा बिस्किट दिखा के खा बोलते थे, बिस्कुट खाओगी आशा, बिस्कुट बोलते थे वो, बिस्किट नहीं बोलते, बिस्कुट खाओगी आशा। वो मुझे बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो हर रिकॉर्डिंग में बहुत मजाक करते थे और हंसाते थे। जब हम हंसते हंसते गला खराब हो जाता है ना, हंसने से खराश आने लगती है, तो मैं बोलती थी दादा आप मत हंसाइए हमको, हमारा गला खराब हो गया है। मैं तो यही चाहता हूँ आशा कि तुम्हारा गला खराब हो और तुम खराब गाओ और मैं अच्छा, मेरा आवाज अच्छा लगे। तो ये बातें होती थी बहुत। अच्छा जी, आपको याद है वो कौन सा गाना था या कौन सी फिल्म थी जिसकी सफलता के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ था कि अब मैं सिक्योर्ड हूँ, नाउ आई एम एस्टैब्लिश इन द इंडस्ट्री? नया दौर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं, दिलीप कुमार थे, वैजयंती माला थी, ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था और गाने इतने चले वो कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ ये, लोग बुलाने भी लग गए और
वो ये दुनिया ऐसी है, जो चल पड़ता है तो उसके पीछे सब लग जाते हैं। और वैसे ही मेरा हुआ उस वक्त से। बहुत ज्यादा मैं पहले भी गाती थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा ये डिमांड हो गई। और एक मुझे स्टैंडर्ड मिला, एक प्लेबैक सिंगर अच्छी है करके। यू नो द अदर सिंगर जिनके साथ आपने बहुत सारे डुएट गाने गाए हैं वो थे मोहम्मद रफ़ी। कैसी इक्वेशन थी आपकी मोहम्मद रफ़ी जी के साथ, और क्या था राज इस जुगलबंदी का जो अब हम आपके गानों में सुनते थे? हेल्दी हेल्दी कंपटीशन होता था कि आप ये गाइए तो मैं ये गाऊंगी। और रफी साहब थोड़े से क्या म्यूजिक डायरेक्टर जो सिखाए उसी पे चलते थे, और हम लोग क्या करते थे कि हमारे मन की चीजें हम उनको डालते थे, कोई हरकत, कोई शब्द बोलना, कुछ भी। तो वो उनको थोड़ा खटकता था, बोलते थे ऐसा क्यों गा रही हूँ, अपना गाओ ना अपना अच्छा गाओ, ऐसे करके चिढ़ जाते थे। मेरे से बड़े थे और मैं बुरा नहीं मानती थी उनसे कुछ कुछ भी। लेकिन रफी साहब के साथ गाना, सबसे बड़ी बात थी कि दीदी के साथ गाना, लता मंगेशकर के साथ जब डुएट आता था तो हम लोग एक्स्ट्रा तैयार होके जाते थे, गला मतलब तैयार होना मतलब गला। और किशोर कुमार के साथ ये कब कब लोग या क्या करेंगे मालूम नहीं है, उनको जवाब देना है, वो सोच के हम जाते थे। तो बहुत मजा आता था कि एक पहाड़ के सामने टकराना है तो उसमें एक हिम्मत की, ताकत की जरूरत होती है, तो वो होता था। किशोर कुमार भी बहुत गाने में नई नई चीजें डालते थे। आपने 6-7 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। आपको याद है आपकी पहली रिकॉर्डिंग, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसी कंडीशन थी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज की जब आपने शुरुआत किया था? मैंने कोल्हापुर में पहला गाना गाया था मराठी फिल्म का। वो गाना था चला चला नगबाला गुंफ चला सुनमाला, ये गाना गाया था। और मेरी बहुत हालत खराब थी क्योंकि मैं थर थर कांप रही थी माइक के सामने, कि गाना कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। और रिकॉर्डिंग मशीन HMV का आया हुआ था, बारबूत था कांच का, और हम स्टूडियो के अंदर जहाँ शूटिंग होता है वहां खड़े होके गा रहे थे। तो वहां मट्टी होती है, पर्दे होते हैं, आपको मालूम है शूटिंग के पहले जमाने का शूटिंग क्या होता था। तो उधर ही खड़े होके हमने गाया, एक माइक पे सब बच्चे वगैरह सब गा रहे थे। मेरी बहनें भी थी दोनों छोटी, वो कोरस गा रही थी। हमने वो गाना पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। तो बहुत डर गई थी मैं। आर्टिस्ट को डरना ही चाहिए, अगर आर्टिस्ट नर्वस नहीं होता है, डरता तो अच्छा काम भी नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात है कि हम अभी भी स्टेज पर जाने से पहले हमको लगता है कि क्या होगा क्या होगा, जमाई आनी शुरू हो जाती है, वो यौन करते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन जैसे पैर रखा बाहर, ये सब चला जाता है। फिर वहां खुद का कॉन्फिडेंस आ जाता है फट से, और वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो सारी चीज कर लेता है। आज तक मुझे याद है कि मैं स्टेज पे गई हूँ और सारी पब्लिक जो है मेरे मेरे पास आ जाती है, मुट्ठी में आ जाती है, जो मैं कहूँ वही होता है। तो ये भगवान की देन है और उसका आशीर्वाद है, माँ बाप का भी आशीर्वाद। अच्छा जी, 1948 में एक मीटिंग हुई थी म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन और प्रोड्यूसर के बीच में, जिसमें ये डिमांड रखी गई थी म्यूजिक फ्रेटर्निटी से कि सिंगर्स की पेमेंट रिकॉर्डिंग वाले दिन ही हो जानी चाहिए। क्या आप उस मीटिंग का हिस्सा थी, और क्या काफी समय लगता था पेमेंट आने में उस समय? बहुत पहले आपने मुझे पहुंचा दिया। पहले जब रिकॉर्डिंग होता था तो हमको 2-3 महीने के बाद पेमेंट होता था। पेमेंट लेने के लिए 300-400 रुपए लेने के लिए हमारे 300-400 खत्म हो जाते थे आने जाने में, और कोई पैसे नहीं देते थे। बाद में ये OP नायर साहब की वजह से हुआ कि मेरे आर्टिस्ट का पेमेंट, मेरे म्यूजिशियन का पेमेंट, सारे पेमेंट जो है वो सेट पे होनी चाहिए, ये वो हो गया वहां पर। तो उस वक्त से हमको पेमेंट स्टेज पे मिलने लगा गाना गाने के बाद पैसे। लेकिन फिर भी उसमें मार जाते थे, प्रोड्यूसर लोग ऐसे थे कि पैसा मार जाते।
अच्छा जी, पहले के गानों में उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, उर्दू लफ्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। जी हाँ। कितना कितना समय लगा आपको सही डिक्शन लाने में उर्दू की? मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने जब गाना शुरू किया था तब साहिर साहब के गाने मेरे पास मतलब आए थे। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ऐसी गाना था। तो मैं गमे गमे कह रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि ये गैन है, गैन है। तो मुझे पता पता लगा कि ये उर्दू। तो मैंने एक मास्टर जो रख लिए घर में, और मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। तो ये ऐन, गैन, काफ, काफ, ऐसे ख, दा वगैरह जो है, ये मैंने सीखा। और इसके बाद मुझे गाने में कोई तकलीफ नहीं, उर्दू सीखना पड़ा मुझे। आपको याद है माइक पे जाने से पहले जनरली आप कितनी बार म्यूजिक डायरेक्टर से एक धुन या गाने का डेमो सुनती थी? अ, क्या होता था, म्यूजिक डायरेक्टर या तो उनका म्यूजिक हॉल होता था, हॉल में बुलाते थे या घर पे बुलाते थे और रिहर्सल करते थे। एक रिहर्सल, दो रिहर्सल वो करते थे। फिर हम रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचते थे। उसमें जाके म्यूजिशियन के साथ हमको गाना पड़ता था, म्यूजिक देखने के लिए कुछ। फिर माइक पे जाते थे। फिर 1 2 देने के लिए असिस्टेंट होते थे। कभी आके कोई बोल ठीक नहीं है, बोल ऐसे करो वैसे करो। और ये भी कहा जाता था कि जरा फीलिंग से गाओ, जरा स्पष्ट गाओ। ये सब चीजें जो होती हैं वो कही जाती थी। लेकिन हम लोग छोटे थे, दिमाग जरा गाने में बहुत था, अच्छा था, तो बहुत जल्दी सीख लेते थे हम। अच्छा जी, मदन मोहन बहुत स्ट्रिक्ट म्यूजिक कंपोजर थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके रिकॉर्डिंग्स में म्यूजिशियंस देर से आए। एक किस्सा मैंने पढ़ा था जहाँ पे दो म्यूजिशियंस लेट आए रिकॉर्डिंग के दौरान, तो उन्होंने उनको बिठा के रखा, बिल्कुल ही बजाने को नहीं बोला, और उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन अरेंजमेंट चेंज कर दिया, मगर उनसे बजवाया नहीं। आपको कभी याद है, कभी आपको ऐसी पनिशमेंट मिली हो लेट आने पर रिकॉर्डिंग पे? मैं कभी लेट नहीं होती थी। मेरी आदत है शुरू से कि 7 बजे अगर बोला तो 7 बजे पहुंच जाने का, 10 बजे बोला तो 10 बजे पहुंच जाने का। 9:45 मैं पहुंच जाती थी। समटाइम ऐसे होता था कि झाड़ू वाले वहां झाड़ू लगाते थे, कोई नहीं आया होता था, तो मैं जाके बैठती थी। मेरी आदत है कि टाइम बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर टाइम से गई तो टाइम से बाहर निकल सकती हूँ। और फिल्म लाइन का काम थोड़ा चलता ही रहता था। तो मैं बोल सकती थी कि मैं टाइम से आई हूँ, आपको टाइम से छोड़िए। तो ये मैं बोल सकती थी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वक्त पे जाना बहुत जरूरी है इंसान को। जैसे आपका प्लेन अगर छूट छूट जाता है 9:20 पे, तो आप 2 घंटे पहले जाके बैठते हैं, तो काम के लिए क्यों नहीं जाते आप 15 मिनट पहले? थोड़ी देर पहले मैंने एक गाना सुना, कम वक्त इश्क है, जो उस गाने में इतनी एनर्जी है, वो आपने गाना गाया था जब आप 68 ईयर्स की थी। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस एनर्जी, आशा जी? सीक्रेट कुछ नहीं, जैसा गाने का स्टाइल है, जिस गाना जो वक्त में आता है, जो सिंगर गाने वाला है, स्टोरी के साथ हम लोग पहला वो कर देते हैं कि ये गाना किस कौन से वक्त में किसको लेके आप पिक्चराइज कर रहे हो, उसका चेहरा सामने लाते हैं। और उर्मिला मातोंडकर है तो यंग लड़की है, पतली है, ये है, तो मुझे क्या गाना चाहिए, कम वक्त इश्क है जो, ऐसे ही मैंने गाया वो। कम वक्त इश्क, मेरे को कहते कि आप आधी उम्र के लिए गा रहे हैं, तो मैं ऐसा गाती। मुझे मालूम है यंगस्टर के लिए क्या गाना है। तो हर वक्त का जो मूड है, उस जिस आदमी का जो मूड है, वो गाने में लाना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। मुझे कहा करते थे सिर्फ आप जैसा गाती गाइए, लेकिन आप सब देख लीजिएगा कि ये लड़की 18 साल की है, तो समझ जाते थे। मीना कुमारी है तो मीना कुमारी के लिए तोरा मन दर्पण, ये भी गा रहा है। तो वक्त वक्त पे चेंज होना पड़ता है। अच्छा जी, आप मानती हैं कि आप एक वॉरियर हैं जिसने कभी हार नहीं मारी, आपने वही किया जो आप चाहती थी? आपको पहली बार एहसास कब हुआ था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ? मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी सिंगर। मेरे को घर चाहिए था, बच्चे चाहिए थे, ऐसा सब था। लेकिन पता नहीं
वक्त किसको कहाँ ले जाता है। मैंने पहला गाना क्या गाया और उसके 100 रुपए पहले मिले, तो उस वक्त 100 रुपए बहुत होते थे, तो लोगों के पगार 100 होते थे। उस वक्त से मैं गाना गाने लग गई और थोड़े दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ, ये मेरा जीवन है, ये जीवन है। और इसको आप कैसे निभाते हो, मेहनत करके निभाते हो या लेथर्जी बन के निकालते हो। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मतलब दिन रात इकट्ठे किए मैंने लाइफ में, तभी जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें आर.डी. बर्मन ने कहा कि आपने भी माना है कि यू हैव दिस नैक ऑफ कॉपिंग पीपल। आप लोगों को ऑब्जर्व करती हैं, ज्यादातर म्यूजिक कंपोजर्स को, और फिर गाना वैसा ही गाती हैं जैसा वो चाहते थे। आपके अकॉर्डिंग आप सबकी सबसे अच्छी नकल किसकी उतारती थी? अब किसकी मेमोरी बताऊं मैं, सबके सब ये है। मैं कॉपी करती थी म्यूजिक डायरेक्टर को, लेकिन मैं अपना ही गाती थी। लेकिन मुझे मालूम था कि इनको क्या चाहिए, कुछ एक एक देखने में ही पता लगता है। तो जैसे मेरी दीदी है, दीदी से पल्लू लेना और आशा कैसी हो तुम, कहाँ से आ रही हो, और अभी क्या काम है तुम्हारा, उसकी बात करने की स्टाइल पे एकदम फटाक से उठा लिए मैंने। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने सॉफ्ट बात करती है। तो इन सब लोगों की अपनी अपनी स्टाइल होती है बात करने। जैसे मदद, हाय हाय, ऐसे हाय करते थे, हाय। जब मैं मिलिट्री मैन थे ना, हाय कैसे हो बेटे, गाना सीखो, देखो गाना कैसे बनाओ। जो स्टाइल होता था उन लोगों का, वो गाने में भी उनका वो आता था। तो उनके जो स्वभाव होते थे जो लोगों के, उसको परखना करना, उनके साथ साथ चलना, ये बड़ी मजेदार बात होती है और वो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। आशा जी, आपके और आर.डी. बर्मन के बीच में कुकिंग कॉन्टेस्ट होते थे, क्या कोई ऐसा गाना था जो आप दोनों गाते थे एक दूसरे के लिए, सिर्फ खाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था खाने के लिए। मैं खाना बनाती थी और उसको उनको प्यार से खाते थे, और वो खाना जब बनाते थे तो वो खाना ही पड़ता था हमको जैसा भी हो। वो नहीं अगर खाएंगे तो वो रूठ जाते थे कि मेरा खाना अच्छा नहीं बना है, मेरा खाना अच्छा नहीं बना है। तो उनको खुश करने के लिए हम डबल खाए जाते थे। और वो ज्यादातर बनाते थे बहुत हेवी खाना बनाते थे। अगर मटन बनाया तो उसमें आलू स्मैश करके डालते थे, बहुत घी डालते थे, वो खाना पड़ता था। तो मुझे मालूम था कि ये अच्छा नहीं है पेट के लिए भी और वजन के लिए भी, लेकिन खाना पड़ता था। एंड फाइनली आशा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने बर्थडे पे आप अपने फैंस को? कभी डरना नहीं चाहिए, ऑलवेज निडर होके चलना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए और पॉजिटिव नेचर रखना चाहिए। पॉजिटिव मतलब हर काम में पॉजिटिव। मैं ऐसा करने वाली हूँ, होगा कि नहीं तो होगा नहीं, मैं करने वाली हूँ, हो गया है, अब हो रहा है, हो गया है, मेरे सामने आया। इस तरह अगर आप सोच होगी आपकी तो आपका काम बिल्कुल पूरा होगा। उसको नेगेटिव जाने का ही नहीं किसी चीज में। जैसे हम लोग होते हैं ना कि चावल निकाल बिनने बैठते हैं, उसमें से पत्थर निकाल के बाजू में करते हैं। इसी तरह बुराइयां निकाल के बाजू में कर दो, गॉसिप करना बाजू में कर दो। हर चीज सीधी सादी सरल होनी चाहिए, लाइफ बहुत अच्छा होता है, लाइफ क्लियर हो जाती है और सुखी होते हैं इंसान। मैं बोलती नहीं पैसे से सुखी होते हैं या किसी से, अपने मन को शांति मिलती है। जब अब सर रखता है, हम लोग सोने के लिए जाते हैं, 5 मिनट में सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का पैसा देना है, कोई दगाबाजी की है, वो है ये है, वो मन में जो आता है ना, उससे नींद आती नहीं किसी को। तो नींद जब जिसको आती है ना एकदम, उसको समझ लीजिए कि वो बहुत सुखी, मतलब अच्छा आदमी, सुखी आदमी है। किसी का उसके ऊपर बोझा नहीं है किसी काम का। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया।